हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। दिस इज तान्या। आज का सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंटरनेट एंड ईमेल। आप सभी के माइंड में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अभी तक हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बेसिस पर एमसीक्यूज क्यों नहीं किए हैं। सो गाइज, यू डोंट नीड टू वरी, हम लोग जल्दी ही इनके बेसिस पर एमसीक्यूज का वीडियो लेके आएंगे, साथ ही आप लोगों को पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको जितने भी अपडेट्स हैं रिलेटेड टू वीडियोस पीडीएफ्स आप लोगों को मिलते रहते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, दैट इज इंटरनेट एंड ईमेल। स्टार्ट करते हैं विद इंटरनेट। अब इंटरनेट टर्म की अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट दिन में 10 बार तो आप इस वर्ड का यूज करते ही हो, राइट। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज एक्चुअली अ नेटवर्क। ठीक है, जिसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम एक ग्लोबल नेटवर्क भी कहते हैं। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है? नेट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। इंटर का मतलब क्या होता है? इंटरकनेक्ट। तो एक ऐसा नेटवर्क है जो ओवर अ नेटवर्क डिफरेंट डिवाइसेस को, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स को कनेक्ट करता है, उनके बीच में वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर कर उनके बीच में ट्रांसमिशन को पॉसिबल बनाता है। उसी तरह के नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट। ठीक है, जैसे मैंने बताया, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है जो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है, वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके। अब इंटरनेट काम करता है विद द हेल्प ऑफ टीसीपी आईपी, जिसे हम लोग बैकबोन ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं। अब ये टीसीपी आईपी एक्चुअल में क्या है? पहले तो उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। टीसीपी आईपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर मैं आप लोगों से पूछूं प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है सम रूल्स, सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ रूल्स। बिल्कुल राइट। अब ये ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो ओवर अ नेटवर्क, जब भी डेटा रिसीव होगा, डेटा सेंड होगा, डेटा का ट्रांसमिशन होगा, तो जो सेट ऑफ रूल्स वो फॉलो करेगा, जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स वो फॉलो होगा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, वो कौन कंट्रोल करता है? वो कौन सेट करता है? टीसीपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन का पूरा कंट्रोल, ट्रांसमिशन में जो भी सेट ऑफ रूल्स फॉलो होंगे उसका पूरा कंट्रोल किसके पास है? टीसीपी के पास। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, देखो, एक नेटवर्क है। ठीक है, जैसे आप सभी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अभी आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, आपके साथ कितने ही सारे मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम यूट्यूब को यूज कर रहे होंगे, राइट। अब यूट्यूब का जो सर्वर है, हर कोई डिफरेंट वीडियोस का डिमांड कर रहा है, तो यूट्यूब का सर्वर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर डिवाइस से रिक्वेस्ट आया है इस वीडियो का, इस पर्टिकुलर डिवाइस से आया है इस वीडियो का रिक्वेस्ट? तो वो आइडेंटिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। हर एक सिस्टम, हर एक कंप्यूटर, हर एक मोबाइल जो एक नेटवर्क का कनेक्टेड होता है, उसके पास एक यूनिक आइडेंटिटी रहता है नेटवर्क पे, जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। अब डेटा को किसी भी पर्टिकुलर आईपी से किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस पर सेंड करना, रिसीव करना, जहां से रिक्वेस्ट आया है वहीं पर सेंड होना चाहिए, ये सब इंश्योर कौन करता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी सेट ऑफ रूल्स हैं जो डेटा की ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट मैं आप लोगों को बताऊं टीसीपी आईपी क्या है। टीसीपी आईपी कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ रूल है जो इंटरनेट में डेटा का ट्रांसमिशन, जो आप इंटरनेट पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिसीव हो रहा है इंफॉर्मेशन, वो सबका ट्रांसमिशन कुछ सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पर होता है, और उन सभी रूल्स को कॉन्फ़िगर कौन करता है? टीसीपी आईपी। ठीक है, जब भी डेटा आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, तो आप लोग डेटा रिक्वेस्ट करते हो, और जब वो रिक्वेस्ट जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट सेंड होता है। ठीक है, वो एक ही दम से नहीं जाता, वो डिविजन्स में सेंड होता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं पैकेट्स। जब भी डेटा आप लोगों के पास वापस आता है एक्नॉलेज करके सर्वर की तरफ से, जो भी आपने रिक्वेस्ट किया है, वेब पेज, वेबसाइट, वो आप लोगों का ओपन होता है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होता है, डिविजन्स होता है। और ये पैकेट्स का ट्रांसमिशन होना, सेंड होना, रिसीव होना, ये सब का कंट्रोल सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पर होता है, जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड इंटरनेट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद पढ़ लेते हैं कि इंटरनेट एमर्ज कब हुआ। तो इंटरनेट एमर्ज इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1970s, 1970 या 1960, 1960s 1970s के दौरान ही इंटरनेट एमर्ज हो चुका था, लेकिन ये पब्लिक नहीं था, मतलब लोगों को नहीं पता था इंटरनेट के बारे में, और ये पब्लिक हुआ अर्ली 1990s में। ठीक है, उसके बाद हम कुछ डेफिनेशन नहीं, हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ लेते हैं।
थोड़ा सा हिस्ट्री की इंटरनेट कहाँ से आया, कैसे इमर्जेंस हुआ, ठीक है गाइस। The first workable prototype of the internet came in the late 1916 with the creation of APRANET. सबसे पहला वर्केबल प्रोटोटाइप जो इंटरनेट का था वो कौन सा था? APRANET. APRANET का फुल फॉर्म पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जिसको किसने फाउंड किया था? यूएस ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। लेकिन ये सिर्फ डिफेंस पर्पस के लिए ही था ये नेटवर्क, जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को ओवर अ सिंगल नेटवर्क कनेक्ट करता था, ठीक है। इसका यूज पब्लिक नहीं था। उसके बाद 1970 में दो साइंटिस्ट, रॉबर्ट कान एंड विंटन सर्फ, इन साइंटिस्ट के नेम आप लोगों को याद होने चाहिए, डेवलप टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी 1970 में किसने डेवलप किया? दो साइंटिस्ट, रॉबर्ट कान एंड विंटन सर्फ ने, ठीक है, जिन्होंने सेट ऑफ रूल स्टैंडर्ड जो है, सेट ऑफ रूल्स जो है वो डिफाइन किए कि डेटा कैसे मल्टीपल नेटवर्क्स में ट्रांसफर होगा। उसके बाद एप्रानेट ने एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया टीसीपी/आईपी को 1983 में और बन गया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट, ठीक है। और ये रिकॉग्नाइज कब हुआ? 1990 में, यानी कि पब्लिक कब हुआ? 1990 में, जब साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www किसने इन्वेंट किया? तो नाम है टिम बर्नर्स ली, ठीक है। अब www क्या है? हम लोग अक्सर जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या कोई भी लिंक ओपन करते हैं, वो स्टार्ट होता है www से, लाइक www.facebook.com, www.gmail.com, राइट। तो ये www क्या है? ये www है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब है कि ये आप जो क्लाइंट हैं, आप क्या हैं? यूजर, आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है वेरियस इंफॉर्मेशन जो एक वेब सर्वर पर स्टोर्ड है, ठीक है। जितना भी इंफॉर्मेशन आप लोग ऑनलाइन लेते हो, कुछ भी सर्च करते हो, आप लोगों को दिख जाता है, वो कहाँ पर स्टोर है? वो एक वेब सर्वर पर स्टोर है। और वेब सर्वर भी क्या है? एक प्रोग्राम या एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो www आपको इस डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है। आप लोगों के बीच में आई कैन से एक लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर लिंक पे क्लिक करके आप इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से आप लोग YouTube ओपन कर रहे हो, YouTube का कोई वीडियो ओपन करना, तो वीडियो के लिए आपके पास लिंक कैसा होगा? कुछ ऐसा सा होगा, http://www.youtube.com, आगे कुछ और लिंक आप लोगों को गिवन होगा। इसे हम लोग कहते हैं हाइपर लिंक, जो एक सर्वर पर, एक इंटरनेट पर एक नेटवर्क को आपको डेटा एक्सेस करने में हेल्प करता है, वही है वर्ल्ड वाइड वेब। तो जब वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस हुआ, उसी के साथ इंटरनेट पब्लिक हो गया, ठीक है। उसके बाद देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आर नीडेड टू बी नोटेड, ठीक है। जैसे 15 अगस्त 1995 में इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट की गई विद द इंट्रोडक्शन ऑफ VSNL। VSNL का फुल फॉर्म क्या है? विदेश संचार निगम लिमिटेड एंड ISP। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इंडिया में कब इंट्रोडक्शन हुआ? 15 अगस्त 1995 में, ठीक है। अब पॉइंट है, फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने अपना वेबसाइट इंटरनेट पर बनाया सबसे पहले, तो वो है बीजेपी। उसके बाद फर्स्ट टेलीफोन डायरेक्टरी ऑन इंटरनेट इंडिया में किसने किया? सिक्किम स्टेट ने अवेल किया। फर्स्ट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क ऑफ इंडिया, इट वाज कमीशन बाय इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स फॉर यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को किस किस तरह के डिवाइसेस की जरूरत पड़ सकती है? सबसे पहले आता है मॉडेम, वेब ब्राउजर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वाईफाई, ब्रॉडबैंड। बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इनके बारे में प्लस देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जिनके बारे में अब हम वन बाय वन इन डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे, हम लोग मॉडेम किसे कहते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेट, दैट मीन्स ये सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है देन डीमॉड्यूलेट करता है। अब मॉडेम का मतलब क्या है? इन वेरी सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, जब भी आपको कंप्यूटर्स के बीच में एक नेटवर्क सेटअप करना है, तो यू हैव टू ऑप्शंस। या तो आप वायर्ड नेटवर्क सेटअप कर सकते हो, या फिर नेटवर्क आपका वायरलेस हो सकता है। दो ही तरह से नेटवर्क सेटअप हो सकता है, वायर्ड या फिर वायरलेस। जब हम वायर्ड नेटवर्क की बात करते हैं ना, तो जनरली किन वायर्स का यूज होता है? अगर मैं बात करूं कि हम लोग टेलीफोन केबल्स की हेल्प से नेटवर्क्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं दो सिस्टम के बीच में। अब टेलीफोन केबल्स जो हैं वो डेटा ट्रांसमिशन करती हैं इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स, राइट, इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। अब कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूं, एक डिवाइस की बात करूं, तो वो डेटा किस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है?
डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में। हम सभी को पता है कंप्यूटर सिस्टम डेटा एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा या फिर डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में। और अगर आप एक टेलीफोन केबल को यूज करके डेटा नेटवर्क सेटअप कर रहे हो दो कंप्यूटर्स के बीच में यूजिंग टेलीफोन केबल, अब टेलीफोन केबल्स तो डेटा ट्रांसमिशन करती हैं एनालॉग की फॉर्म में, लेकिन कंप्यूटर डेटा सेंड और रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो कैसे ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा? अब उस ट्रांसमिशन को पॉसिबल बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? मॉडेम्स का, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का, जो क्या काम करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, देन अगेन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। जब कंप्यूटर सिस्टम डेटा सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल, ये सबसे पहले मॉडेम उसे कन्वर्ट करेगा एनालॉग में, वायर के थ्रू ट्रांसमिशन होगा, उसके बाद वापस से अनदर एंड पे कन्वर्ट करेगा फिर से डिजिटल सिग्नल में, और वो अंडरस्टैंडेबल होगा हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। तो सिग्नल्स को ट्रांसमिशन पॉसिबल बनाने के लिए सिग्नल्स को एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? मॉडेम, और हेल्प करता है एक नेटवर्क में ट्रांसमिशन की। ठीक है, समझ गए? तो यही यूज है आपके मॉडेम का। मॉडेम दिखता है कुछ इस तरीके से, आप लोगों ने देखा भी होगा, दिस इज द पिक्चर। सबसे पहले जो मॉडेम्स यूज होते थे वो थे डायल अप मॉडेम्स। अब डायल अप मॉडेम्स क्या होते थे? आप लोगों को एक नंबर डायल करना पड़ता था, जैसे हमारे पुराने टाइम में लैंडलाइन फोन्स होते थे, नंबर हमें घुमाकर नंबर डायल करना पड़ता था, दीज आर लाइक दैट ओनली। उसी की तरह क्या होता था, आप लोगों को एक नंबर डायल करना पड़ता था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये बताने के लिए कि आपको इंटरनेट की जरूरत है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को नंबर डायल करना पड़ता था। मॉडर्न मॉडेम्स जो हैं वो है डीएसएल केबल मॉडेम्स विच आर कंसीडर्ड एज ब्रॉडबैंड डिवाइसेस। ब्रॉडबैंड डिवाइसेस आप लोगों को पता ही है, आप अपने घर पे ब्रॉडबैंड यूज करते हो, तो वही क्या है, आई कैन से मॉडर्न टाइप्स ऑफ मॉडेम्स। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए, एक तो मैंने आपको बताया हम लोग टेलीफोन केबल्स का यूज करते हैं जब भी मॉडेम्स के थ्रू हम लोगों को कनेक्टिविटी करना है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन को यूज करके मॉडेम का यूज कर सकते हो, इसके साथ आप लोग मॉडेम का यूज कर सकते हो, आपका आंसर होना चाहिए नो। व्हाई? बिकॉज जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, जो ऑप्टिक फाइबर्स होते हैं, वो डेटा का ट्रांसमिशन, डेटा का जो ट्रांसमिशन है किस फॉर्म में करते हैं? डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, वो डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। लेकिन मॉडेम्स की बात करें तो मॉडेम्स क्या करते हैं? एनालॉग टू सिग्नल, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम इसके साथ यूज करेंगे तो वो किसे कन्वर्ट करेगा? उसका तो कोई काम ही नहीं है। इसीलिए हम लोग इस तरह के केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स का यूज मॉडेम्स के साथ नहीं करते। ठीक है, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज राउटर। तो नेक्स्ट टर्म इज राउटर। ठीक है, अब सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊं तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ओवर अ नेटवर्क, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होता है, राइट? अब एक सोर्स से आप लोगों के, आई कैन से, एक क्लाइंट से सोर्स तक जो डेटा पैकेट्स की फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं, ये कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है रूटर। एक्चुअली में ये डिटरमाइन करता है कि आपका सोर्स और आपका जो डेस्टिनेशन है वो सेम नेटवर्क पर है या नहीं। अगर अलग नेटवर्क है पर है, दो कहाँ पर कैसे डेटा सेंड करना है, कौन सा सोर्स है उसको किस डेस्टिनेशन पर डेटा सेंड करना है, क्या क्लाइंट है उसको किस होस्ट पर डेटा सेंड करना है। डेटा का ट्रांसमिशन एंड टू एंड जो आई कैन से डिटर्मिन करता है ना, वो कौन होता है? आपका राउटर होता है। ठीक है, अब देखो रूटर, आप लोगों को वर्ड से क्या समझ में आता है? रूट। तो ये डेस्टिनेशन से, आई कैन से, सोर्स से डेस्टिनेशन तक का जो पैकेट्स का ट्रांसमिशन है ना, उसकी रूटिंग करता है। उसके लिए एक प्रॉपर रूट प्रोवाइड करता है कि यहाँ से डेटा सेंड हुआ है और यहाँ पर रिक्वेस्ट हुआ है कि यहाँ पर सेंड होगा, तो वो इसी पर्टिकुलर नेटवर्क पर ही सेंड हो। ये इंश्योर करने का काम किसका होता है? रूटर का होता है। ऑल्सो रूटर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दिखता है। रूटर्स वायर्ड भी रहते हैं, वायरलेस भी रहते हैं, और एक रूटर को एन इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसे इंटेलिजेंट डिवाइस? बिकॉज एक यूजर, आप अगर रूटर यूज कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से रूटर में सेटिंग्स कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेटिंग्स ये वैसे ही काम करेगा, वैसे ही प्रोसेस करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पर, एंड द नेक्स्ट टर्म इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर इन शॉर्ट आप लोग इसे ब्राउजर भी कहते हैं। अब क्या है ब्राउजर्स? जैसे ओपेरा, क्रोम,
फायरफॉक्स, ये सब क्या है जो आप यूज करते हो सर्च करने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट पर कुछ भी देखने के लिए आप लोग ब्राउजर का यूज करते हो। तो वो ब्राउजर्स क्या है, वेब ब्राउजर्स एक्चुअली क्या करते हैं, ये आपको एक यूजर को, एक क्लाइंट को, एक कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं टू द नेटवर्क। अगर मैं बात करूं, आप वेब सर्वर, एक इंटरनेट और आपके बीच का, यूजर के बीच का इंटरफेस है, वो क्या है, वेब ब्राउजर। क्या आप वेब ब्राउजर में बिना कुछ टाइप किए या वैसे ही अपने सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को मोबाइल डेटा या फिर इंटरनेट को ऑन किए हुए आप लोग कुछ भी सर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते। यू हैव टू गो टू अ वेब ब्राउजर, आपको एक वेब ब्राउजर पर जाना पड़ेगा। आपको जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करना है आप उसको टाइप करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस करना है, उसके बाद वो आपको उस इंफॉर्मेशन पर लेके जाएगा। तो सिंपल इंटरनेट सर्फिंग के लिए आप लोग कह सकते हो, किसके लिए, इंटरनेट सर्फिंग के लिए जो आप यूज करते हो वो क्या है, वेब ब्राउजर। नेविगेट करने के लिए इंफॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क आपको कौन हेल्प करता है, आपको हेल्प करता है वेब ब्राउजर। एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। वी गेट अवेलेबल रिसोर्सेज फ्रॉम एनी लोकेशन थ्रू विजिट साइट ऑफ दैट लोकेशन। आप लोग, हम ऑब्वियसली फेसबुक को आप लोगों को चलाना है तो आप लोग फेसबुक के वेबसाइट पर जाते हो, इंस्टाग्राम चलाना है तो आप लोग इंस्टाग्राम का साइट ओपन करोगे, राइट। आप लोगों को लेट्स से कुछ भी जीमेल करना है तो आप लोग जीमेल टाइप करोगे। इसी तरीके से आप लोग करते हो वेब ब्राउजर पर। तो वो कहाँ लेके जाता है, वो आपको लेके जाता है उसकी लोकेशन पर, एक सर्वर पर। वो डेटा, वो जो भी आपने एक्सेस मांगा है वो कहाँ पर सेव्ड है, वो उसकी लोकेशन पर लेके जाता है। और उसी लोकेशन को, उसी एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, यूआरएल। यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो देखो, आप लोगों को किसी को भी ढूंढना है, किसी के पास भी जाना है, तो आप लोगों को क्या चाहिए, उससे मिलने के लिए उसका एड्रेस चाहिए, जिस एड्रेस पर वो आपको मिलेगा, राइट। एड्रेस पर जाओगे तो ही वो चीज या वो पर्सन वहां पर आपको मिलेगा। यही चीज नेटवर्क पर भी है। नेटवर्क पर जितनी भी चीजों को आपको एक्सेस करना है, आपको लोकेट करना है, आपको उसके एड्रेस पर जाना पड़ता है। और वो एड्रेस क्या है, वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है गाइस। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में भी। उसके बाद हम लोग आते हैं आईएसपी पर। आईएसपी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसका एब्रीविएशन पता होना आपको इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट मैं इसका मीनिंग आप लोगों को बता देती हूँ। क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला, बस इतना ही इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। आईएसपी एक्चुअल में क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट एक्सेस यूजर्स को प्रोवाइड करती है। अगर आपके पास कंप्यूटर है, टेलीफोन है, मॉडेम है, तो आपको एक इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए। और वो इंटरनेट कनेक्शन आपको कौन प्रोवाइड करेगा, वो आपको प्रोवाइड करेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। पहले हम लोग क्या यूज करते थे, हम लोग डायल अप मॉडेम्स यूज करते थे, राइट। अभी के टाइम पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डीएसएल मॉडेम्स का हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं ब्रॉडबैंड पर। ब्रॉडबैंड मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ विद मॉडेम। मॉडेम क्या है, एक टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड ही तो है। मॉडेम क्या है, टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड ही तो है मॉडेम, ठीक है। दैट रेफर्स टू हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन इन विच अ सिंगल केबल कैन कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एट वंस। जैसे मॉडेम के केस में मैंने बताया, एक सिंगल टेबल डेटा ट्रांसमिशन की डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, राइट, जिसमें हम लोग कन्वर्जन करते हैं सिग्नल्स का विद यूजिंग बाय यूजिंग अ मॉडेम। तो वही है आपका ब्रॉडबैंड। उसके बाद आते हैं वाईफाई पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, वाईफाई का फुल फॉर्म इज वायरलेस फिडिलिटी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि वाईफाई का फुल फॉर्म भी होता है। वो जनरली हम लोग इसे क्योंकि प्रोनाउंस करते हैं एज वाईफाई, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडिलिटी, जो आपको विदाउट यूजेज ऑफ केबल्स। आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा इनमें से वायर्ड नेटवर्क है, कौन सा इनमें से वायरलेस नेटवर्क है। तो वाईफाई क्या है, एक वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है। यूजिंग रेडियो वेव्स, जहां पर आप रेडियो वेव्स को यूज करके क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को, एक नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो। वाईफाई के नेटवर्क कंपोनेंट्स जो है वो बेस्ड है कुछ स्टैंडर्ड्स पे, स्टैंडर्ड्स डेवलप बाय IEEE। अब आप लोग पूछोगे IEEE क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इन्होंने कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जिनमें से एक है 802.11, जिस पर बेस्ड है आपका वाईफाई, ठीक है गाइस। आप सभी जानते हो आपका स्मार्टफोन, आपका कैमरा, आपका टैबलेट, आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, सभी को कनेक्ट कर सकते हो आप एक वाईफाई से, और एक नेटवर्क आप लोग यूज कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है यूआरएल।
इसका फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म नहीं भूलना है, जितने भी टर्मिनोलॉजीज हम लोग नेटवर्क में पढ़ रहे हैं, वाई, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फुल फॉर्म्स तो एटलीस्ट याद होने चाहिए आप लोगों को। अब आप कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन एक जगह ओवर अ नेटवर्क आप लोग सर्च करते हो, तो उसका एक एक्चुअल में आप लोग एक एड्रेस पर जा रहे हो, आप लोग उसका एक एड्रेस मांग रहे हो कि नेटवर्क पर उसका एड्रेस क्या है, कहाँ पर है, फिर आप उस एड्रेस पर जाकर उसको एक्सेस करते हो। तो वो यूनिक एड्रेस क्या है, वो है URL। ठीक है, जैसे आप लोगों को जीमेल पर जाना है तो आप लोग क्या एड्रेस डालोगे, क्या एड्रेस होगा उसका, www.gmail.com। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, URL। समझ रहे हो बात, जिसका फर्स्ट पार्ट कंटेन करता है एक प्रोटोकॉल। जैसे इस तरह से आप लोगों को कुछ दिखेगा जब भी आप लोग सर्च करते हो, जीमेल टाइप करते हो, जीमेल का वेब पेज ओपन होता है, तो ऊपर टाइटल पे आपको कुछ इस तरह का URL दिखता है। अब ये HTTP क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है जो फाइल को एक्सेस करने के लिए, रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या काम करता है आगे बताऊंगी। उसके बाद दिस इज कॉल्ड द डोमेन नेम, डोमेन एड्रेस, या फिर हम उस फाइल का या उस पेज का इसे IP एड्रेस भी कहते हैं। बहुत सारे डोमेन नेम जैसे .com हो गया, .edu हो गया, .in हो गया, .net हो गया, ये सभी है डोमेन नेम्स जो एक वेबसाइट का या एक ओवर नेटवर्क जो भी आप लोग डेटा सर्च कर रहे हो उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद आते हैं www पर। अब www का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया, वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज कॉमनली नोन एज वेब, इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ द इंटरनेट। इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क एक्सेस करनी है उसमें आपको कौन हेल्प करता है, www। किसी भी URL में आप लोगों को www दिखेगा, तो जिस भी एड्रेस को आप लोग सर्च कर रहे हो, जिस भी इंफॉर्मेशन को आप लोग एक्सेस करना चाहते हो, उसका एक्सेस प्रोवाइड कौन करता है आपको, यही करता है, जिसे हम लोग कॉमनली वेब भी कहते हैं। ठीक है, 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसे डेवलप किया था, आप सभी लोग जानते हो, पहले भी बताया। ठीक है, एक्चुअली इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये वेब पेजेस का एक कलेक्शन है। अब वेब पेजेस क्या होते हैं, जब आप लोग कुछ भी डायरेक्टली सर्च करते हो, लेट्स से गूगल पर सर्च करें, बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को दिखते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट वेब पेजेस के ऑप्शंस आप लोगों को दिखते हैं। दैट मीन्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। इस पर बहुत सारे वेब पेजेस जो हैं वो ऑलरेडी हैं, जिनका एक्सेस कुछ भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सर्च करने पर आप लोगों को ये देता है। ठीक है, अब ये वेब पेजेस की अगर मैं बात करूं तो ये पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, ये पेजेस बनाए जाते हैं यूजिंग अ कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड HTML। HTML क्या होता है, देखो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए वेब पेज को बनाने में कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है, किसमें वेब पेजेस लिखे जाते हैं, तो लिखे जाते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज HTML में। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है वेब पेज की डिजाइनिंग के लिए, मैन्युपुलेशन के लिए आप लोग किस कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करते हो, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग यूज करते हो HTML का। ठीक है, उसके बाद आ गया हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक एक्चुअल में एड्रेस होता है किसी भी पर्टिकुलर सोर्स का या रिसोर्स का जो आप एक वेब पर चाहते हो। लेट्स से आप लोगों को कोई बोलेगा कि इंटरनेट एंड ईमेल का वीडियो मुझे देखना है, मुझे उसका लिंक दो, तो आप लोग इस वीडियो का लिंक शेयर करोगे, राइट, वीडियो का लिंक शेयर करोगे। तो आप लोग क्या कर रहे हो, एक हाइपर लिंक शेयर करो जिससे आप उस पर्सन को एड्रेस दे रहे हो जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर लिंक। ठीक है, जो भी रिसोर्स आप लोग चाहते हो उसके लिए एक लिंक होता है ओवर अ नेटवर्क जिसे हाइपर लिंक या फिर हम लोग लिंक कहते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आ जाते हैं वेब सर्वर पर। अब वेब सर्वर क्या है, For a website to be available to everyone all over the world, it needs to be stored or hosted on a computer। बिल्कुल, देखो आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन गूगल पर सर्च करते हो, एक नेटवर्क पर सर्च करते हो, वो इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है, राइट, मोस्ट प्रोबेबली वो इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती ही है। अब वो इंफॉर्मेशन भी तो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है ना, तो वो कहाँ पर स्टोर्ड है, एक वेब सर्वर पर। अब वेब सर्वर क्या है, कोई पर्सन नहीं है, ये एक एक्चुअल में एक कंप्यूटर है, या फिर हम कह सकते हैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है। सर्वर, सर्वर यानी सर्व कर रहा है क्या, जो भी उनके रिक्वेस्ट उसको आ रहे हैं, जो भी डेटा आप लोग एक्सेस करने में मांग रहे हो वो आप लोगों को प्रोवाइड करना। वो कहाँ पर स्टोर है, वो एक वेब सर्वर पर स्टोर है, और जब भी आप लोग डेटा को लोकेट करते हो उसका एड्रेस एक वेब सर्वर पर ही स्टोर होता है। ठीक है गाइस, तो दिस इज व्हाट वी कॉल वेब सर्वर। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज HTML। HTML मैंने आप लोगों को अभी बताया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसा लैंग्वेज जिसमें वेरियस मैनिपुलेशंस, क्रिएशन, डिजाइनिंग होती है एक वेब पेज की।
ठीक है। उसके बाद टीसीपी/आईपी भी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ रूल्स जो ओवर इंटरनेट, ओवर अ नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए होते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन, डेटा रिसीविंग, डेटा सेंडिंग एक नेटवर्क पर कैसे होगा, कौन से सेट ऑफ रूल्स को वो फॉलो करेगा, वो डिसाइड करता है आपका टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पर आते हैं, दैट इज एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नाम से ही इसका मीनिंग याद कर लो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप इंटरनेट पर फाइल्स ट्रांसफर करते हो, आप इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करते हो, डाउनलोडिंग करते हो, अपलोडिंग करते हो, मल्टीमीडिया की करते हो, तो ये सब में आपको कौन एक्सेस दे रहा है, ये सब जो सेट ऑफ रूल्स जो आप डाउनलोडिंग के लिए, आप लोग अपलोडिंग के लिए, फाइल्स को शेयर करने के लिए आप लोग ओवर अ नेटवर्क, ओवर अ सर्वर कर रहे हो, वो किसकी मदद से हो रहा है, वो सब फंक्शनैलिटी हो रही है एफटीपी की वजह से। किसकी वजह से? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की वजह से। इट इज अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सचेंज एंड मैनिपुलेट फाइल्स ओवर इंटरनेट। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं HTTP पर। HTTP इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? देखो मैंने आप लोगों को बताया जो भी आप लोगों का URL होता है वो कैसा लिखा होता है, HTTP, उसके बाद /www.xyz.com, कुछ ऐसे। अब ये HTTP क्या होता है? ये डिफाइन करता है कि कैसे एक मैसेज ट्रांसफर होगा ओवर अ नेटवर्क और वेब सर्वर को या वेब ब्राउजर को क्या रिस्पॉन्ड करना है वेरियस कमांड्स का। लेट्स से आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हो एक वेब सर्वर से, वेब सर्वर उसको कमांड करेगा, तो वो जो डेटा ट्रांसमिशन होगा कि जो आपने एक्सेस मांगा है, जो उसने एक्सेस दिया है, किस तरह से ये ट्रांसमिशन मैसेज जो चलेगा, वो सारा क्यों देखता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आईपी एड्रेस पर। ये भी मैं आप लोगों को डिफाइन कर चुकी हूँ। आईपी एड्रेस क्या है? एक 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस है जो 4 पार्ट्स में लिखा जाता है, ईच पार्ट सेपरेटेड बाय अ पीरियड। जैसे आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 पार्ट्स में लिखा गया और सेपरेटेड बाय अ पीरियड, जिसमें नंबर्स शो हो सकते हैं फ्रॉम 0 to 255। अब ये क्या है? आइडेंटिफायर ऑफ टीसीपी आईपी नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर। एक टीसीपी आईपी नेटवर्क पर कंप्यूटर का आइडेंटिफायर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, एक नेटवर्क पे एट अ टाइम बहुत सारे लोग कनेक्टेड होंगे। अभी भी कितने सारे लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो हर एक का रिक्वेस्ट इंटरनेट कैसे जो है मैनेजमेंट करेगा, उसके लिए मैंने बताया टीसीपी आईपी, राइट। अब टीसीपी आईपी को प्रोटोकॉल जो फॉलो होते हैं उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, किस कंप्यूटर ने, किस मोबाइल ने क्या मांगा है। तो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स एक इंटरनेट पर इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं, उन सबको एक एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, उन सबका आइडेंटिफिकेशन होता है नेटवर्क पे, जिससे वेब सर्वर जो है, जो वेब होस्ट है, वो पहचान पाए कि इस आईडी वाले कंप्यूटर ने ये रिक्वेस्ट मांगा है, इसको ये देना है, दूसरे ने ये रिक्वेस्ट मांगा है, आइडेंटिफाई करने के लिए ओवर अ नेटवर्क। जो आईडी मिलता है आपके कंप्यूटर को वो है आपका आईपी एड्रेस। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डोमेन नेम पर। डोमेन नेम्स आर द स्पेसिफिक नेम्स इन यूआरएल्स टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब पेज। एक वेब पेज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूआरएल होता है, आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, उसमें एक स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको यूआरएल्स के साथ भी बताया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन नेम। ठीक है। जैसे यहाँ पर www.hotmail.com में ये hotmail.com क्या है? आपका डोमेन नेम है। Every domain name has a suffix that indicates which top level domain it belongs to. इसका एक suffix होता है। suffix क्या है? जैसे देखो बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको .com दिखेगा, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको edu दिखेगा, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको .in दिखेगा, कहीं .net दिखेगा, कहीं .org दिखेगा, तो ये है suffix। अब ये आपको एक्चुअल में क्या बताते हैं कि किस आइकन से ये क्या इंडिकेट करते हैं कि किस डोमेन से या किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से ये वेबसाइट या ये वेब पेज जो है या ये जो यूआरएल है ये बिलोंग करता है। जैसे .com आइडेंटिफाई करता है कमर्शियल बिजनेस वेबसाइट्स को, .edu एजुकेशनल वेबसाइट्स को, .org ऑर्गेनाइजेशंस को, .net नेट नेटवर्क्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन करता है, .in इंडियन को डिफाइन करता है, इंडियन वेबसाइट्स को। तो ये किस वेबसाइट से या किस तरह के लेवल से, किस तरह के डोमेन से बिलोंग करता है, वो आपको ये सफिक्स हेल्प करता है डिफाइन करने में। ठीक है। यही है आपका डोमेन नेम। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, दैट इज वायरस। अब वायरस से तुम लोगों को कोरोना वायरस तो याद आ रहा होगा, या किसी भी तरह का वायरस। क्या करता है ये वायरस? वायरस आपकी बॉडी में आपकी इजाजत के बिना, आपकी मर्जी के बिना घुस कर एंटर करता है। ठीक है। घुसता है, एंटर करता है, राइट। अब क्या करता है? जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करके आपको वीक बनाता है, आपकी बॉडी का इंटरनल ब्रेकडाउन करवाता है।
राइट यही करता है एक वायरस। उसी तरीके से आता है एक और वायरस जो कंप्यूटर में होता है। ये वायरस कोई बीमारी नहीं है, बीमारी भी कह सकते हैं, बट एक टेक्निकल काइंड ऑफ बीमारी। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर में इंटर करता है विदाउट द परमिशन ऑफ द यूजर। आपकी परमिशन के बिना आपके सिस्टम में ये प्रोग्राम एंटर करता है, मतलब आप इसे डाउनलोड नहीं करते हो, आप इसे इंस्टॉल नहीं करते हो, ऑटोमेटिकली किसी ना किसी फाइल के साथ हो सकता है ये डाउनलोड, ऑटोमेटिकली एक आपकी फाइल या फिर आपके आई कैन से मोबाइल में ये डाउनलोड हो जाता है, आपके डिवाइस में ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है और आपकी कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, आपके सिस्टम को करप्ट करता है। करप्ट कैसे करता है? कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग अपना मोबाइल या अपना लैपटॉप ऑन करते हो, वो लोड होता है, ऑन होता है, फिर से ऑफ हो जाता है, अगेन वापस ऑन करते हो, लोड होता है, ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने जो डेटा स्टोर करके रखा है आपके पास उसका एक्सेस नहीं रहता, आप लोग उसे सर्च करते हो बट वो आपको कहीं भी नहीं मिलता जहां पर भी आपने उसको स्टोर करके रखा है। कई बार ऐसा भी होता है किसी एक फाइल की मल्टीपल कॉपीज आपको दिखने लग जाती हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? ये तब होता है जब एक वायरस आपके कंप्यूटर को अटैक करता है, आपके कंप्यूटर को वीक बना देता है। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। फिर इसके अपोजिशन में हम लोगों को एंटीवायरस भी पढ़ना है। एंटीवायरस क्या होता है? ये सारी टर्म्स हम लोग आने वाले लेक्चर्स में जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है गाइस। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट पे। यूजेस ऑफ इंटरनेट आप सभी लोग जानते हो। सर्च इंजन, सबसे बड़ा सर्च इंजन, जैसे मैं बात करूँ गूगल, ठीक है। गूगल, कुछ भी सर्च करना हो आप लोग बोलते हैं गूगल कर लो। अब गूगल कर लो मतलब क्या? वो एक ऐसा सर्च इंजन है जिसके पास आपके मैक्सिमम सवालों का जवाब है। अब वो जवाब जो है वो उसमें ऑटोमेटिकली तो नहीं आए ना, ऑब्वियसली किसी ना किसी ने, हम ही उसको वो जवाब देते हैं। और जब हम वो सर्च करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी डेटा उसके पास है वो आप लोगों को शो कर देता है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आप लोग जानते ही हो। बैंक अब आपके फ़ोन में है, आप घर पर भी अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो, वेरियस ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, जिसे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग कहते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो। ये क्या है एक्चुअल में? ये कम्युनिकेशन के मोड्स हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं। एजुकेशन के लिए बिल्कुल यूज़ होता है, अभी सभी ऑनलाइन एजुकेशन ही कर रहे हैं। अपने कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, अभी भी तो आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो ना यूट्यूब पे, तो दैट इज़ व्हाट, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। वीडियो कॉल्स करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग्स होती हैं, इंटरनेट की मदद से ही होती हैं। ई कॉमर्स इज समहाउ रिलेटेड टू ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन डेटा को इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, डेटा का सेलिंग करना ऑनलाइन, वो क्या है? ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, सिर्फ कपड़ों की शॉपिंग वेबसाइट्स नहीं, वेरियस शॉपिंग मोड्स जो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। ई लर्निंग इज समथिंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, जो आप अभी कर रहे हो, है ना, पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन। उसके बाद ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब क्या है? ये आपके ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के मोड्स ही तो है। यहाँ पर आप सॉन्ग्स, मूवीज, कार्टून्स, ये सब कुछ आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, राइट। उसके बाद ईमेल, ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब पहले ज़माने में क्या होता था बेटा? आप लोग किसी को लेटर भेजना होता था, किसी से बात करनी होती थी, आप लोग खत लिखते थे, है ना। खत लिखते थे, फिर पोस्ट ऑफिस जाते थे, उस पर स्टैंपिंग एंड ऑल करवाते थे, फिर वो कुछ 10-15 दिन के बाद आपके रेसिपिएंट, आपको जिसको भेजनी होती थी उसके पास पहुंचती थी, एंड वो चार्जेबल भी थी, उस पर आपको अमाउंट भी चार्ज होता है, राइट। लेकिन ईमेल की बात करें तो उसने इस तरह के काम को रिड्यूस कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वे में आप लोग लेटर्स भेज सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को इनिशियल में ही बताया था, ईमेल सेक्शन भी आप लोगों के सिलेबस पार्ट में डिफाइंड है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ईमेल के बारे में पढ़ लेंगे। ईमेल क्या है, क्या फील्ड्स हैं इसमें, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो ईमेल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ऑनलाइन सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजिंग के लिए ये एक रिलायबल टूल है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोग मैसेज सेंड या रिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हो। सिर्फ मैसेज ही नहीं, आप लोग किसी भी तरह का मल्टीमीडिया फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, इमेजेस आप लोग सेंड एंड रिसीव कर सकते हो यूजिंग एन ईमेल। ऑलराइट, इन 1971, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 1971, रे टॉमलिंसन क्रिएटेड फर्स्ट एप्रोनेट ईमेल एप्लीकेशन, सो ही इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ ईमेल। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ईमेल, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट एप्रोनेट ईमेल जो है वो बनाया। उसके बाद हॉटमेल वॉज द फर्स्ट ईमेल सर्विस लॉन्च्ड इन जून 1996 बाय सबीर भाटिया। हॉटमेल किसने लॉन्च किया है? सबीर भाटिया ने।
और हॉटमेल अभी भी वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री ईमेल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। उसके बाद जब भी आप लोगों को ईमेल करना है या आप लोगों को ईमेल अकाउंट अपना बनाना है, ऑब्वियसली आप लोगों को एक अकाउंट बनाना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है, और रजिस्टर करने के लिए आप लोगों को अपना एक ईमेल एड्रेस बनाना पड़ता है। सभी के पास ईमेल एड्रेसेस हैं, ऑफ कोर्स ही होंगे। तो ईमेल एड्रेस कैसे बनाया जाता है आप सब जानते हो। सबसे पहले तो आप अपना नेम देते हो, उसके बाद @ आता है, उसके बाद आता है सर्विस प्रोवाइडर्स डोमेन नेम। सर्विस प्रोवाइडर्स डोमेन नेम एज एन आप जिस भी तरह का मेल सर्विस यूज कर रहे हो, अगर आप लोग हॉटमेल यूज कर रहे हो तो hotmail.com, जीमेल यूज कर रहे हो तो gmail.com, राइट। तो उसके बाद आता है उसका डोमेन नेम, जैसे ये आप लोग एक सिंटेक्स देख सकते हो, है ना। उसके बाद जैसे मैंने बताया टेक्स्ट, फाइल, इमेजेस, अटैचमेंट्स आप लोग ओवर अ नेटवर्क आप लोग सेंड कर सकते हो, इंडिविजुअल्स को भी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को भी। अब बात आती है ईमेल लिखा कैसे जाता है। जब भी आप लोग ईमेल लिखते हो आप लोगों को कुछ इस तरह का विंडो दिखता है। सबसे पहले आपके पास फील्ड आता है जहाँ पर लिखा होता है टू, उसके बाद आपके पास फील्ड आता है जहाँ पर लिखा होता है फ्रॉम, उसके बाद एक फील्ड आता है जहाँ पर लिखा होता है सब्जेक्ट, उसके बाद एक फील्ड आता है आपका कंटेंट फील्ड जहाँ पर आपको अपना कंटेंट लिखना है। तो सबसे पहले जो टू फील्ड आता है उसमें आप लोग क्या लिखते हो, रेसिपिएंट्स ईमेल, जिस भी पर्सन को आपको ईमेल भेजना है आप उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखते हो। फ्रॉम में आप लोग क्या लिखते हो, अपना खुद का ईमेल एड्रेस कि जहाँ से ये ईमेल फॉरवर्ड होगा, ठीक है, जो ये ईमेल भेज रहा है उसका एड्रेस। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या डिस्क्राइब करता है, ईमेल का कंटेंट। अब देखो ईमेल खोले बिना ही आपको आइडिया हो जाए कि इस ईमेल में क्या लिखा गया है, वो आपको कैसे होगा, उसके सब्जेक्ट लाइन से। विदाउट ओपन किए आप लोगों को जो एक टैगलाइन दिखता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आप लोग क्या लिखोगे, टाइटल ऑफ द ईमेल आइकन से आप वो लिखोगे जो इस ईमेल में है, ठीक है। कार्बन कॉपी, CC आपको एक फील्ड दिखेगा जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बन कॉपी। इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। जो क्या अलाउ करता है, आपको सिर्फ एक पर्सन को ईमेल नहीं भेजना, आपको मल्टीपल पर्सन्स को ईमेल फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो टू में आप लोग क्या करते हो, जिसको भी ईमेल भेजना है वो लिखते हो, लेकिन कार्बन कॉपी में आप लोग मल्टीपल लोगों का ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हो। एक के अलावा आपको 9 और लोगों को भेजना है तो आप लोग कार्बन कॉपी में उनका ईमेल एड्रेस डिफाइन कर सकते हो, जिससे एक साथ वो ईमेल 10 लोगों को सेंड होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है BCC। BCC का फुल फॉर्म क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगेन इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन, ठीक है। इट इज सिमिलर टू CC बट एक्सेप्ट रेसिपिएंट्स आर सीक्रेट। देखो अब आप लोगों को टोटल 10 लोगों को, आप लोगों को टोटल 10 लोगों को भेजना है एक ईमेल, ठीक है। 10 लोगों को आपको एक ईमेल भेजना है, बट आप चाहते हो कि किसी को भी ना पता चले कि उस पर्सन के अलावा कौन से और 9 लोगों को ये ईमेल भेजा गया है। तो उस वक्त आप लोग बाकी के ईमेल एड्रेस कहाँ पर लिखते हो, BCC में, जो सीक्रेटिव रहते हैं, जो सीक्रेट रहते हैं, किसी और को ईमेल एड्रेसेस शो नहीं होते। उसके बाद फाइनली आप लोग अपना कंटेंट ऐड करके अपना ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है गाइस। दिस इज अबाउट ईमेल। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ईमेल आते हैं। एडवांटेजेस, फ्री डिलीवरी। ऑब्वियसली जब आप लोग लेटर पोस्ट करते हो तो आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, पोस्टल स्टैम्प चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करना। हाँ, चार्जेस आप पे करते हो इंटरनेट चार्जेस, जो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पे करते हो, इंटरनेट रिचार्ज करवाते हो या जो भी, वो आप लोग इंटरनेट के चार्जेस पे करते हो, लेकिन दैट इज नॉट ओनली फॉर द ईमेल पर्पज, वो ऑल ओवर द नेटवर्क यूज करने के लिए है ना। तो फ्री डिलीवरी, ग्लोबली डिलीवरी कर सकते हो, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप अपना ईमेल कभी भी कहीं भी सेंड कर सकते हो। इंस्टेंट डिलीवरी, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका ईमेल सेंड हो जाता है। आप जानते हो आपको 4-5 दिन या 10 दिन का वेट नहीं करना पड़ता। फाइल अटैचमेंट, आप लोग जानते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, अदर फाइल्स आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। लॉन्ग टर्म स्टोरेज, अब इसका क्या मतलब है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिकली अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हो। लेट्स से मैंने आपको कोई पिक्चर भेजा ईमेल पे, ठीक है। अब वो पिक्चर मेरे मोबाइल से या मेरे सिस्टम से डिलीट हो गया और मुझे वो पिक्चर चाहिए। आपसे भी वो पिक्चर डिलीट हो चुका है, लेकिन वो मेरे ईमेल के डेटाबेस में स्टोर्ड है, ठीक है। मैं ईमेल पर जाऊंगी, सेंट ईमेल पर जाऊंगी जहां पर मैंने आपको वो ईमेल भेजा है, वहां पर मैं उस पिक्चर को वापस से डाउनलोड कर सकती हूँ। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकली आपका डेटा स्टोर करके भी रखता है। उसके बाद इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जब आप लोग लेटर पोस्ट करते हो, पोस्ट ऑफिस में जाते हो, ऑब्वियसली आप लोग पेपर में उसको, आप लोगों को एक पेपर आई कैन से एनवेल्प में आपको उसको डालना पड़ता है, पैकेजिंग टेप्स लगती हैं, कितना कुछ आप लोगों को चाहिए। तो इन सब चीज़ों का रिड्यूस हो चुका है, ये सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना मैसेज भेज सकते हो, पेन पेपर का जो यूज़ है उसकी ज़रूरत नहीं है।
राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ईमेल। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब हमारा सेशन जो है वो एंड हो चुका है। ऑलराइट, इस लेक्चर के पीडीएफ्स आप लोगों को मिलेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसका पीडीएफ आप लोगों को कुछ ही टाइम में मिल जाएगा। प्लस लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। लेक्चर अच्छा लगा या बुरा लगा तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है गाइस, तब तक के लिए कुछ लक, गुड बाय।